जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में। आज का पॉडकास्ट थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज का पॉडकास्ट पेरेंट के लिए है, स्पेशली जो पेरेंट बनने वाले हैं या फिर जो रिसेंटली पेरेंट बने हैं। और ज़्यादा क्या आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगा वो सब देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। पर उससे पहले स्वागत कीजिए हमारे आज की गेस्ट डॉक्टर शिवी राजवंशी मैम जी का। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मैम सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स आपके बारे में जानना चाहेंगे। तो आपका प्रोफेशन और कितने सालों का आपका एक्सपीरियंस रहा है वो सभी आप एक बार हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर शिवी है। हाँ जी। मैं बाय प्रोफेशन एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, स्पेशलाइज इन वुमेन्स हेल्थ। और 10 साल से ज़्यादा से समय से मैं काम कर रही हूँ गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर में। एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ प्रेगनेंसी कोच, जिसमें मैं प्रेग्नेंट मदर्स को ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, उनकी जर्नी के दौरान उनको हेल्प करती हूँ एक फ़िज़िकल फिटनेस मेंटेन करने के लिए, और ना ही सिर्फ फिज़िकल बट मेंटल एंड इमोशनल फिटनेस भी मेंटेन करने के लिए। सो ये मेरी जर्नी रही है अभी तक की। मैम जैसे प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज़ को फिट रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए उन्हें? सो प्रेगनेंसी के दौरान फ़िटनेस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एक फ़िज़िकल फ़िटनेस होना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए ही नहीं बट लेबर और डिलीवरी के लिए, हालांकि आपकी पोस्टपार्टम रिकवरी के लिए भी हाँ जी। फ़िटनेस होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर फोकस करते हैं सिर्फ हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस हाँ पे, जी। हम हमारी मेंटल फिटनेस और इमोशनल फिटनेस को भूल जाते हैं। तो मैं कहूँगी कि मदर्स के लिए फिटनेस सिर्फ फिजिकली नहीं बट मेंटली और इमोशनली भी फिट रहना बहुत ज़रूरी है। मैम आजकल के अगर हम आसपास की बात करें तो लोगों के अगर हैबिट्स देखें तो बहुत ज़्यादा गलत की तरफ जा रहे हैं। कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई ड्रिंकिंग कर रहा है, कोई कुछ भी खा रहा है, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं। तो एक तो मैम ये जो लोगों की हैबिट्स हैं, लेट 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 तक सोना, लेट नाइट जागना और बिल्कुल भी हेल्थ का ध्यान ना रखना। एक तो प्रेगनेंसी के दौरान ये जो इस तरह की जो हैबिट्स बना रखी है इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और आसपास का इन्वायरमेंट अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान की बात करें तो उस समय हमारा आसपास का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए और इस तरह की आदतों के हमारे उसमें प्रेगनेंसी में क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? जो आपने बोला बहुत देर तक जगना, हाँ टाइम से जी। नहीं सोना या गलत तरीके का फूड खाना, हाँ जंक जी। फूड खाना, सबसे पहले हमें ये चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है कि ये साइंस ने प्रूव करा है कि जो बच्चा होता है इनसाइड द वूम, हाँ जी। माँ के गर्भ के अंदर, वो मदर की बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो कर रहा है। अच्छा। सो बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब माँ जिस समय सो रही है, जिस समय उठ रही है, जो खा रही है, जिस चीज़ का सेवन कर रही है, वो सारा रस बच्चे के अंदर अपने वूम में वो ले रहा है। अच्छा। तो माँ को, एक प्रेग्नेंट मदर को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं रात को देर तक जगूंगी, हाँ जी। 12 बजे तक, 1 बजे तक वेब सीरीज़ देखूंगी, हाँ जी। नेटफ्लिक्स देखूंगी, फिर जब मेरा बच्चा होगा मैं उससे रात को 10 बजे सोना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है। आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वही बायोलॉजिकल क्लॉक आपके बच्चे की बन गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे आने वाले समय पे टाइम से सोए, टाइम से जगे, अच्छा खाना, डिसिप्लिन रहे, तो आपको प्रेगनेंसी में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, जब हम खाने की बात करते हैं, आजकल लोग कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। आई मीन उनको यही नहीं पता कि किस तरीके की, इवन मैं ये कहूँगी कि सिर्फ अपनी हेल्थ को देखने के लिए कि हमें फलाना चीज़ से कुछ एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मिलेगा, दे डोंट चेक द वाइब्रेशन ऑफ द फूड। बिल्कुल। सो फॉर प्रेग्नेंट मदर्स मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ जिस दौरान आप प्रेग्नेंट है उस टाइम सात्विक भोजन का सेवन करें, बिकॉज जो सात्विक भोजन होता है वो बहुत ही हाई वाइब्रेशनल फूड होता है। एंड जैसे कुछ लोग जॉब करते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि बाहर खा लेते हैं, घर में बनाना ना पड़े। बाहर के खाने में भी आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, आप जब घर में खाना बनाएंगे आप उसको प्यार से बनाएंगे, एक अच्छे माहौल में बनाएंगे। अगर आपके माइंड में कुछ भी स्ट्रेस या तनाव या टेंशन है, फिर भी वो टेंशन तनाव आप खाने में नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये खाना मेरा बच्चा खा रहा है, अंदर मेरे बच्चे के पास इसके न्यूट्रिशन जा रहे हैं। लेकिन बाहर
खाना जो बना रहा है वो किस भाव से बना रहा है, वो सिर्फ मनी माइंडेड के उससे बना रहा है, वो किस उसके घर में क्या सिचुएशन थी, वो किन परिस्थितियों में बना रहा है खाना, वी डोंट नो दिस। तो वो वाइब्रेशन ऑफ द फूड मैटर्स। और बात करें कि वाइब्रेशन ऑफ द फूड की, तो कोई भी ऐसा खाना जिसमें फियर की वाइब्रेशन है या एंजाइटी की वाइब्रेशन है या पेन की वाइब्रेशन है, अगर वो आप सेवन करते हैं तो आप अपने बच्चे को सेम वही वाइब्रेशंस दे रहे हैं। अच्छा, मतलब कि अगर सपोज खाना बनाते समय किसी के कैसे विचार चल रहे हैं, कुछ भी वो थॉट्स उसके गलत जा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट बच्चे पे पड़ेगा उसके थॉट पे? यस, बिल्कुल पड़ेगा। और ये अगेन एक अगर आपने एक्सपेरिमेंट सुना होगा, एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था वाटर क्रिस्टलाइजेशन का। उन्होंने वाटर को एक्सपेरिमेंट हुआ था उस पे, और उस पे देखा गया था कि वाटर के क्रिस्टल्स में चेंज हो गया था। वाटर को गलत बातें बोली तो उसके क्रिस्टल्स चेंज हो गए थे, और वाटर को एक बहुत अच्छी प्यार भरी ब्लेसिंग्स वाली बातें बोली तो वाटर के क्रिस्टल्स अलग थे। अच्छा। तो सेम चीज हमारे खाने में, और हमारा बच्चा आप समझिए कि वाटर के अंदर ही पल रहा है। सो जो हम खा रहे हैं, जिस तरीके का सेवन हम ले रहे हैं, हर वाइब्रेशन, हर चीज आपके बच्चे के ऊपर इफेक्ट कर रही है। और जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो बच्चे के डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा। अगर हम बात करें कि क्या फैक्टर्स हैं जो बच्चे का डेवलप करते हैं इनसाइड द वूम, तो एक बहुत सा कॉमन फैक्टर आता है कि जीन्स। हाँ जी, बिल्कुल। हम कहते हैं मदर के जीन्स आए हैं, फादर के जीन्स आए हैं, दैट इज अ वेरी कॉमन फैक्टर जो हम सबको पता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वो जो सोल अपने साथ लेकर आया है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूनिक वाली, जो हाँ। बट उसके साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत मायने रखते हैं। अच्छा। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है कि जो मदर है वो किस तरीके के माहौल में है, किस तरीके का कंटेंट वो कंज्यूम कर रही है। और जैसे अभी हमने खाने की बात करी कि किस तरह का खाना, तो सिर्फ खाना ही नहीं कंज्यूम करना है, किस तरीके की चीजें वो देख रही है, किस तरीके की चीजें वो सुन रही है, और किस तरीके की चीजें वो बोल रही है। तो उन सब चीजों का भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स का। फैक्टर पे, जैसे कि किन लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, कहाँ से जो आपका इन्वायरमेंट, वही बात आ गई। माता और पिता के बीच में तो बहुत प्यार है, लेकिन वो जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस फैमिली में वहाँ रह रहे हैं, वहाँ एक और कोई कपल है जिनके बीच में प्यार नहीं है। अब वो जो सोल है वो तो अपने साथ एक प्यार का संस्कार लेकर आया ही है, लेकिन अगर उसको प्यार का संस्कार को एम्पावर्ड नहीं होगा और वो इस तरह के माहौल में रहेगा जहाँ पे प्यार नहीं है, टेंशन है, तनाव है, स्ट्रेस है, लोग आपस में एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, तो वो प्यार का संस्कार ऑटोमेटिकली उसका घट जाएगा। मैम, जैसे कि लोगों को ना, स्पेशली लेडीज को, मैं बोलना नहीं चाहूंगी पर कोई बुरा ना माने, गॉसिप की बड़ी आदत होती है, ठीक है ना। और यही आदत उनके प्रेगनेंसी के दौरान भी चलती है, तो इसका भी बड़ा इफेक्ट पड़ता होगा। तो उन मदर्स को मैं स्पेशली एडवाइस देना चाहूंगी कि आपकी जितनी गॉसिप्स हैं उन्हें आप एक इकट्ठा करके प्लीज वो 9 महीने के बाद के लिए रख दीजिए। जो आपकी प्रेगनेंसी का समय है 9 मंथ्स, दैट इज 40 वीक्स का जो आपका समय है, उस दौरान आपको ना ही किसी तरीके का कंटेंट, लाइक गलत कंटेंट, जैसे मैंने कहा किसी तरीके का किसी की बुराई करना, मिस्ट्रीज टाइप का कंटेंट या किसी की बुराई करना, किसी की आलोचना सुनना, ये सब आपको कंटेंट नहीं कंज्यूम करना। ना आपको सुनना है, ना बोलना है, ना देखना है। आप हमेशा एक चीज याद रखिए कि अभिमन्यु अंदर सुन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें वो क्षमता है सुनने की, और वो बच्चा इतनी क्षमता रखता है कि उसको सुन के समझ के अपने इमोशंस डेवलप कर सकता है। मतलब कि उसके थॉट्स अगर सिर्फ बाहर आकर नहीं, वो पहले से ही डेवलप हो रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये मदर के ऊपर है कि मदर किस संस्कार को एम्पावर करना चाहती है। हर बच्चा अपने साथ पीस, लव, हैप्पीनेस, नॉलेज, पावर, प्योरिटी और ब्लिस, ये 7 संस्कार हैं जो हर सोल लेकर आएगा अपने साथ, हर सोल में आएंगी। अब ये मदर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस संस्कार को एम्पावर करोगे और किसको डिप्लीट करोगे। अगर आप अच्छे माहौल में रहोगे, खुश रहोगे, लविंग रहोगे, अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करोगे, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ोगे, अच्छी अच्छी बातें करोगे, तो ऑटोमेटिकली ये संस्कार बढ़ते रहेंगे। वहीं अगर आप टेंशन वाले माहौल में रहोगे, किसी की बुराइयां करोगे, किसी के साथ संबंध अच्छे नहीं रखोगे, नहीं बोलोगे किसी के बारे में, तो ऑटोमेटिकली वो संस्कार घट जाएगा। इसी प्रैक्टिस को हम गर्भ संस्कार बोलते हैं। जैसे मैम आपने अभी स्ट्रेस की बात की है, तो स्ट्रेस, क्योंकि हमारी अगर आजकल की लाइफ देखी जाए तो पूरी स्ट्रेसफुल है, ठीक है ना। हर कोई, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो,
किसी ना किसी तरह का बर्डन, किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस हर किसी के माइंड पर रहता है, लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी की बात करें, उस दौरान अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपके माइंड पे स्ट्रेस पड़ रहा है, बर्डन पड़ रहा है, तो उसका कितना हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है बेबी? देखो, उसका हार्मफुल इफेक्ट तो बहुत पड़ेगा, ये हाँ तो हम जी। बात कर ही चुके हैं हाँ। कि किसी कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स का कितना इफेक्ट पड़ता है। जी। अब सबसे पहली चीज़ आती है कि इस बात से अवेयर हो जाना हाँ जी। कि जो भी माहौल होगा या जिस तरीके का भी एनवायरनमेंट होगा, या अगर मैं खुद स्ट्रेस लूंगी तो उसका प्रभाव मेरे बच्चे पे पड़ेगा। बट अब हमें सिर्फ अवेयर नहीं रहना है, अब हमें उसके लिए एक्शन भी लेना है। तो अब हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जहाँ से हमारा ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेस खत्म हो जाए। जैसे जैसे एक हमने बोला कि जो गॉसिप और ये सारी चीज़ें हैं, या नेटफ्लिक्स या कुछ इस तरह का कंटेंट जो हमें देखना है, वो हम सोचेंगे कि हम अब बाद में देखेंगे, ये 40 वीक्स हम नहीं देखेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। उसके साथ हम करेंगे एक बहुत प्यारी सी प्रैक्टिस हमारे गर्भ संस्कार की। अच्छा, वो और जब हम गर्भ संस्कार कराते हैं तो हम उसमें कुछ कुछ एक्टिविटीज़ है जिन पे हम काम करते हैं, और वो एक्टिविटीज़ ओवरऑल हमारे 4 क्वेश्चंस को डेवलप करती है। वन इज इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, फिजिकल क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन। तो इन 4 क्वेश्चंस पे हम काम करते हैं ड्यूरिंग आवर प्रेगनेंसी। तो मेरा काम एज अ प्रेगनेंसी कोच यही रहता है कि जो भी मदर मेरे पास एनरोल करती है मेरे प्रेगनेंसी के प्रोग्राम के लिए, आई मेक श्योर कि वो सिर्फ फिजिकली फिट नहीं है, बट वो मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली भी फिट है। हाँ, तो उसमें हम एक्टिविटीज करते हैं। तो उसमें अगर हम बात करें इमोशनली और स्पिरिचुअली की बात करें, क्योंकि लोग इसी चीज को ना थोड़ा समझते ही नहीं, इस चीज को साइड में रख के चलते हैं, इसी पे थोड़ा बात करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या कोई एक दो चीजें जो आप लोग करते देखो, जैसे हमने बात किया कि हमें सिर्फ एक हेल्दी बच्चा नहीं चाहिए, हमें एक इमोशनली हेल्दी एंड मेंटली हेल्दी बच्चा भी चाहिए। तो मैं आपको एक एक करके चारों चीजों के बारे में बताऊंगी कि हम क्या क्या करते हैं। तो जब हम बात करते हैं फिजिकली बच्चे को हेल्दी करने के लिए, तो हम एक्सरसाइजेस पे ध्यान देते हैं, मदर को एक्सरसाइजेस पे ध्यान देते हैं, ताकि मदर जितनी एक्टिव रहेगी, मदर जितना अच्छे से फिट रहेगी, ऑटोमेटिक। और ये रिसर्च कह रही है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिसर्च कह रही है, ये साइंस बोल रहा है कि जिन मदर्स ने अपने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एक्टिविटी रखी है, एक्टिव रहे हैं, एक्सरसाइजेस किया है, फिटनेस पे काम किया है, उनके बच्चों में बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल्स ऑफ एनर्जी, एक्टिवनेस पाया गया है, एज कम्पेयर टू दोज मदर्स जिन्होंने अपनी ड्यूरिंग होल प्रेगनेंसी कोई एक्सरसाइज, किसी हेल्थ पे अपना काम नहीं किया, तो उनके बच्चे बहुत लिथार्जिक, बहुत ही इनएक्टिव, लेजी, बहुत इस तरह से पाए गए हैं। सो बट एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट, जिस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करनी, डाइट भी हमें एक अच्छे लेवल पे खानी है। उसके बाद हमारा जो सेकंड चीज़ आती है वो आती है हमारा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन। हमारे बच्चे का डेवलपमेंट, ब्रेन का डेवलपमेंट 80% वूम्ब में हो जाता है। अच्छा, गर्भ में research has proven that 80% of baby's brain gets developed in the womb. तो हम आगे आने वाले समय में जो बच्चों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD सब करा रहे हैं, वो सिर्फ 20% है। आपका 80% बच्चे ने गर्भ में सीख लिया है। मैंने कहा ना, अभिमन्यु सुन रहा है, अभिमन्यु ने पूरा चक्रव्यूह समझने की क्षमता है उसमें, ठीक है। तो 80% बच्चे का ब्रेन आपके वूम्ब में ही डेवलप हो रहा है। हम क्या करते हैं, स्ट्रेस लेके, टेंशन लेके, किसी भी तरीके के बारे में सोच के वो जो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है ब्रेन का, उस पे उसको कम कर देते हैं। सो उसके लिए मैं मदर्स को एडवाइस करना चाहूँगी कि इफ़ यू वांट टू डेवलप योर बेबीज ब्रेन इन द वूम, आप अपने आप को एंगेज करिए ब्रेन एक्टिविटीज़ में। तो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है, राइट ब्रेन होता है। लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है, राइट ब्रेन हमारा क्रिएटिव ब्रेन होता है। आप किसी तरीके की पजल्स, क्रॉसवर्ड, सुडोकू, जो भी लॉजिकल एक्टिविटीज आते हैं उस पर एंगेज करिए। क्रिएटिविटी में आप कुछ क्रिएटिव करिए, कुछ पेंटिंग करिए, स्केचिंग करिए, वॉल आर्ट बनाइए, एनी हैंड क्राफ्ट, कोई भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं, कुकिंग कर लीजिए, थोड़ा सा जो भी आपको पसंद। आपको कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट चलाना पसंद है तो आप वो कर लीजिए। तो फोकस करिए कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में। उससे क्या होगा, एक तो आपका बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, दैट इज वन थिंग। और जब ये सारी एक्टिविटीज आप करोगे ना, आप खुद रियलाइज करोगे कि आप वो जो स्ट्रेस या टेंशन या किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे थे ना,
उस समय के दौरान आप आपके माइंड में वो आएगी ही नहीं, क्योंकि आप उस दौरान उस इन्वायरमेंट से बाहर निकल के आपका हाँ, फोकस किसी और चीज पे किसी होगा। और चीज पे होगा। तो हमें इस बात पे काम करना है कि हमें इस टाइम पे हमारा बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट करना, और हमेशा ये माइंड में फोकस रख के करना कि मैं जो भी काम कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली फोकस आपका 100% आ जाएगा। तो इस तरह से हम इंटेलिजेंट क्वेश्चन डेवलप करते हैं। फिर हमारा काम आता है इमोशनल क्वेश्चन पे काम करने का। तो इमोशनली बच्चे के साथ बॉन्ड बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और बहुत सारी मदर्स को मैं आजकल देख रही हूँ, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, बिकॉज ऑफ वर्कलोड, बिकॉज ऑफ फैमिली कंसर्न्स, वॉट एवर द रीज़न, जो भी चाहे उनका रीज़न हो, बच्चों के साथ वो इमोशनली कनेक्ट नहीं हो रही हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और जब बच्चे 3 साल 4 साल 5 साल के हो जाते हैं, तो वही मदर्स आके बोलती हैं कि ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं, क्योंकि आप वो कैसे सुनेगा? आपने बच्चे से बात करना ही तब शुरू किया है जब बच्चे ने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया आपको जवाब देने की। उसके पास सारी नॉलेज है कि अच्छा मम्मा ने ये बोला है तो मैं उनसे क्वेश्चन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि मैं ऐसा क्यों करूँ। आपने बच्चे के अंदर वो लिसनिंग वाला हैबिट तो डेवलप ही नहीं किया। आपने बच्चे के साथ जब बात करने का समय था, जब बच्चे के पास और कुछ नहीं था, सिर्फ आपको सुनने के लिए था, बिल्कुल, तब हमने बात नहीं किया। तो हम इस चीज में बच्चों को लाइक अपनी मदर्स को गर्भ संवाद करना सिखाते हैं। अच्छा, और वो कैसे? तो गर्भ संवाद एक बहुत ही प्यारी सी प्रैक्टिस होती है। इसमें मदर्स को सिखाया जाता है, थोड़ा सा गाइडेंस दिया जाता है कि आप अपने बच्चे से कैसे बात करें। तो दिन में हो रही कोई भी एक्टिविटी, कुछ भी आप कर रहे हैं, उसको आप अपने बच्चे के साथ शेयर करिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सपोज डायरी में लिखते हैं ना, बस वैसे उसको समझ लो कि आप अपने बच्चे को बोल के बताइए। अब आप एक मुझे नॉर्मल सी बात बताइए कि आप सपोज आपके घर में आपके मम्मी पापा हैं, आपके फैमिली में है, आपको कहीं बाहर जाना है, फॉर एग्जाम्पल किसी काम से जाना है या मार्केट जाना है या ऑफिस जाना है, कुछ भी, तो आप अपने घर में जो भी मेंबर है उनको आप बता के जाएंगे ना। ऐसे तो नहीं कि बस दरवाजा खोला और चल दिए। आप उन्हें एक्नॉलेज करेंगे कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मुझे इतना टाइम लगेगा, मैं इस काम से जा रही हूँ, जो भी रीजन है। तो आपका बच्चा भी तो आपका फैमिली मेंबर है। हम ये क्यों भूल जाते हैं? मतलब कि आप पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि जब वो जन्म ले लेता है उसके बाद ही नहीं, अभी से वो सुन रहा है, वो सब कुछ सुन रहा है, उसको बताइए कि मैं यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे जाने से क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, तो व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई, वेयर, सब बताओ कि क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। ठीक है, आप बच्चे के लिए शॉपिंग करने जा रहे हो तो आप उसको बताओ हम आपके लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। न्यू इन द वोम, वो सुन रहा है, ही विल आल्सो बी वेरी हैप्पी कि देखो मेरे मम्मी पापा मेरे लिए अभी से शॉपिंग कर रहे हैं, सामान ले रहे हैं। तो उससे क्या होगा ना, उससे एक तो ऑटोमेटिकली जो हम स्ट्रेस की आप बात कर रहे हो, जितना आप अपने बच्चे के साथ बात करना शुरू करोगे ना, ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेस कम हो जाएगा। इन सेकेंडली आप एक बहुत प्यारा सा इमोशनल बॉन्ड बनाओगे अपने बच्चे के साथ। तो बच्चे से बात करना बहुत ज़रूरी है। और हम फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन की बात करें, स्पिरिचुअल क्वेश्चन की, तो अभी तक हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे से बात करेंगे, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट करेंगे, बच्चे की हेल्थ मेंटेन करेंगे। स्पिरिचुअल क्वेश्चन इज अबाउट कनेक्टिंग विद योरसेल्फ। अच्छा, सो जितना ज़रूरी बच्चे से बात करना है, उतना ही ज़रूरी अपने आप से बात करना भी है। तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन में हम मदर्स को एक गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं। अच्छा, सो गाइडेड मेडिटेशन में हम उनको सिंपल एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। ठीक है, और साथ में उनको कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस करवाते हैं। अच्छा, ताकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करें और वो खुद पॉजिटिविटी से भर जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं ना आजकल इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेस तो ऐसा हो गया है कि मतलब आएगा सबको ही हो रहा है, और इंसान का कॉन्फिडेंस ऊपर से एकदम से नीचे आ जाता है। कुछ छोटी सी भी चीज़ हो जाएगी तो उसमें आके बोलेंगे अरे मुझे तो बहुत स्ट्रेस हो गया। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए डॉक्टर्स को, मतलब प्रेग्नेंट मदर्स को मैंने देखा है कि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए डॉक्टर्स को फ़ोन कर रहे हैं कि अच्छा ऐसे करना है, वो कौन सी मेडिसिन कब खानी, मतलब छोटी से छोटी चीज़ के लिए स्ट्रेस ले रहे हैं। अगर आप अपने अंदर ये पॉजिटिविटी रखेंगे कि आई एम हेल्दी एंड माई बेबी इज हेल्दी, और आपको कुछ नहीं बोलना है। मैं बहुत ही सिंपल से 3-4 एफर्मेशंस करवाती हूँ मेरी मदर्स को। हम थोड़ा सा ब्रीदिंग करते हैं, फिर हम उनको बोलते हैं कि आप सिर्फ 3-4 चीज़ें बोलो कि आई एम हैप्पी, माई बेबी इज हैप्पी, अच्छा, आई एम हेल्दी, माई बेबी इज हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, माई बेबी इज स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्लेस्ड एंड माई बेबी इज ब्लेस्ड।
बस ये 4 चीजें भी अगर आप बोल दोगे ना अपने बच्चे को, दिन में 3 से कॉन्फिडेंस 4 वैसे बार, बूस्ट होएगा, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, हाँ जी, ऑटोमेटिकली आपको माइंड में आने वाली कोई भी छोटी छोटी बात परेशान नहीं हाँ करेगी, जी, और आप ऑटोमेटिकली फील करोगे कि आपका कनेक्शन अपने आप से और हाँ, एक सुप्रीम सेल्फ से ऑटोमेटिकली हो रहा हो है। जाएगा। तो मैम जैसे हम मेडिटेशन की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम विलेजेस में जाएं, गांव में, तो जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो फैमिली वाले क्या करते हैं कि अरे धागा बंधवा देते हैं, ठीक है, इस तरह 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 के काम करवाते हैं, कोई पूजा पाठ करवाता है, जो ठीक है, सब अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन मेडिटेशन पर कोई ध्यान नहीं देता, इतना कोई उसको समझता ही नहीं इसको मेडिटेशन की जरूरत है, वहाँ पे उस वक्त जरूरत पड़ती है, उस पर कोई इतना ध्यान नहीं देता। उसके बारे में आपको क्या विचार है? जैसे आपने बोला है कि तरह तरीके की विलेजेस में, मैं विलेजेस की भी बात क्यों करूँ, हमारे अर्बन सेटअप में भी हर फैमिलीज के अपने कुछ अपने तौर तरीके चलते आ रहे हैं, रिचुअल्स चलते आ रहे हैं, तो किसी भी रिचुअल के लिए कोई मना नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, सब जगह अपने सही है, एज लॉन्ग एज अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं, आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, देन व्हाई नॉट। सो ये सारी प्रैक्टिसेस ठीक है, बट जब मेडिटेशन की बात आती है तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मेडिटेशन पे लोग नहीं फोकस कर रहे हैं, और फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि मेडिटेशन होता क्या है, क्योंकि मेडिटेशन से उन्हें समझ आता है कि अरे वो तो सिर्फ संत लोग या बहुत ही जो साधु संत लोग होते हैं, सिर्फ वही शायद मेडिटेशन कर पाते हैं, हम कैसे करेंगे मेडिटेशन, हम तो आँख बंद ही करते हैं, तो आँख बंद करके हमारे को तो दुनिया भर की चीजें याद आ जाती हैं। सो मेडिटेशन का ना एक बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं बताऊंगी हमारे स्पेशली प्रेग्नेंट मदर्स को, कि आप मेडिटेशन को काम एक मेडिटेशन ना समझ के सिर्फ एक ब्रीदिंग समझ के करिए। अच्छा, जो कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान तो हेल्प करेगा ही, बट आपके ड्यूरिंग डिलीवरी भी आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि क्या होगा ना, जब हम देखो आँख बंद करेंगे तो थॉट्स आएंगे, मैं भी आंख बंद करूंगी, मेरे भी थॉट्स आएंगे, आप भी आंख बंद करके 2 मिनट बैठोगे तो आपके भी माइंड में 50 थॉट्स, हजारों थॉट्स आ जाएंगे बल्कि, ठीक है। अगर हमने उन हर थॉट से फाइट करना शुरू कर दिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सो लेट द थॉट्स कम, थॉट्स को आने दो, वो अपने आप चले जाएंगे, आप अपना फोकस सिर्फ ब्रीदिंग पे रखो, आप ध्यान रखो कि आप ब्रीथ कर रहे हो और ब्रीथ एक्सेल कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो। और इसीलिए जिन लोगों को मेडिटेशन करने में थोड़ा सा स्ट्रगल होता है ना, उनको मैं प्रेफर करती हूँ कि आप गाइडेड मेडिटेशन करिए। तो जैसे हम अपने प्रोग्राम में उन्हें गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं, तो उनको सिर्फ आँख बंद करके बिठाते नहीं है, साथ में उनके साथ एक गाइडेंस चलती रहती है। तो जैसे अगर मैं करवाती हूँ तो मैं साथ में उनको एक कमेंट्री देती हूँ कि आप ये विजुलाइज करिए, आप अपने बच्चे को विजुलाइज करिए, आप देखिए कि एक एक रे ऑफ लाइट एक आपके शरीर के अंदर एंटर कर रही है, वो आपको एनर्जी से भर रही है, आपके बच्चे को एनर्जी से भर रही है। फिर आप अपने बच्चे को विजुलाइज करिए, एक प्यारा से बच्चे को देखिए आँख बंद करके। तो जब हम ये करते हैं तो वो जो थॉट्स का स्ट्रगल रहता है ना, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। हाँ, तो आप जब अलग चीज को विजुलाइज करने लगते हो तो फिर माइंड में वो थॉट्स नहीं आते। तो गाइडेड मेडिटेशन जो होता है, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस आपके पास अवेलेबल मिलेगी गाइडेड मेडिटेशन की। तो मैं प्रेग्नेंट मदर्स को एडवाइस करती हूँ कि आप अगर या तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग करिए, तो आप आँख बंद करके ब्रीदिंग करिए और कुछ अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, वो कर सकते हैं। नहीं तो गाइडेड मेडिटेशन फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे कमेंट्री ऑटोमेटिकली चलेगी और आपको हेल्प करेगी उस कमेंट्री को फॉलो करने में, और आप उससे भी काफी हद तक कर सकते हैं। हाँ, काफी हद तक आपको हेल्प करेगी। मैम हमने शायद से फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में हमने इस बारे में बात की थी कि लोग किसी तरह का फूड खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, स्पेशली आजकल तो सिर्फ मेल की बात नहीं, फीमेल्स भी कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन जो कंज्यूम कर रहे हैं, अगर जब वो प्रेग्नेंट होते हैं उस पर कोई फर्क पड़ता है, उनको कॉम्प्लिकेशंस आती हैं? बिल्कुल फर्क पड़ता है, और कॉम्प्लिकेशन बहुत हद तक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सो अल्कोहल कंजम्पशन या स्मोकिंग, टोबैको कंजम्पशंस आपके बच्चे के ब्रेन पे काम इफेक्ट करता है। जो बच्चा अंदर डेवलप हो रहा है उसके ओवरऑल ग्रोथ पे इम्पैक्ट करता है। बर्थ के दौरान बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, मिस कैरेजेस होने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। एंड जब आपका बच्चा बॉर्न हो तो बहुत सारी कंजेनाइटल डिजीजेस बच्चे में ऑटोमेटिकली आ सकती है, जिनका आगे चल के भी कोई ट्रीटमेंट नहीं पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें अल्कोहल या स्मोकिंग के कंजम्पशन से आ सकती है, और इसीलिए
मेडिकल साइंस भी, नॉट ओनली इन इंडिया बट इवन इन द वेस्टर्न कंट्रीज ऑल्सो, मदर्स को स्ट्रिक्टली मना कर दिया जाता है फॉर अल्कोहल एंड स्मोकिंग कंजम्पशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि वेस्टर्न में तो खैर बहुत ही ज्यादा कल्चर है, इंडिया में भी हो रहा है, इंडिया में भी लोग कर रहे हैं, फीमेल्स कर रही हैं, बट वेस्टर्न से ही शुरू हुआ है। बट वेस्टर्न में भी आप देखोगे कि जब एक वेस्टर्न कंट्री में कोई मदर प्रेग्नेंट होती है, देन शी ऑटोमेटिकली स्टॉप्स द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग। मैम जैसे सपोज ये तो प्रेगनेंसी के दौरान की बात हो गई, हाँ, लेकिन अगर कितने महीने पहले तक आपको छोड़ना ही चाहिए, जो सपोज जिनकी आदत है, जो रह ही नहीं पा रहे हैं, वो उनको कितने महीने पहले तक की एडवाइस दी जाती है आपको छोड़नी ही पड़ेगी? देखो मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूंगी। जब एक किसान होता है, एक फार्मर होता है, वो कोई भी खेती करने जाता है तो वो 4 चीजों का ना बहुत ध्यान रखता है। एक तो कि वो किस समय पे अपनी खेती कर रहा है, गेहूं का बीज कब डालना है, चावल कब उगवाना है, तो वो एक टाइम बहुत मायने रखता है कि किस चीज की खेती कब होनी है। दूसरा, उसका खेत कैसा है, उसका खेत कितना उपजाऊ है। अगर उसका खेत उपजाऊ नहीं होगा या उसके खेत में कोई कमी होगी तो वो चाहे कितना भी मेहनत कर ले, वो नहीं फसल उगेगी। तीसरा, कि उसका बीज कैसा है, वो किस तरीके का बीज डाल रहा है। अगर बीज फर्टाइल बीज अच्छा नहीं है, अच्छी क्वालिटी का बीज नहीं है, तो खेत कितना भी अच्छा हो, कितना भी सही समय पे उसने किया हो, पर अगर उसने बीज ही अच्छी क्वालिटी का नहीं डाला, खेती नहीं होगी, फसल अच्छी नहीं उगेगी। और लास्ट चीज जो रहती है वो कि आप किस तरीके का खाद, किस तरीके का न्यूट्रिशन उसमें दे रहे हैं। तो किसान किस तरीके की खाद डाल रहा है, किस तरीके की फर्टिलाइजर्स डाल रहा है, कैसे उसकी खेती किस तरह से उसको नरिश कर रहा है, उसको नरिशमेंट दे रहा है, न्यूट्रिशन दे रहा है। तो ये 4 चीजें हर एक किसान बहुत मायने में रखता है जब भी कोई खेती करता है। तो सेम चीज हमारी प्रेगनेंसी में भी है। तो जो आपने बात करी ना कि कितने समय पहले, तो टाइम ऑफ कंसीविंग बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, और साथ में आपका यूट्रस का हेल्थ। तो आपके बच्चा जो होगा वो कंसीव होके वो आपके यूट्रस में आएगा। और स्मोकिंग हो गई, ड्रिंकिंग हो गई, अल्कोहल, ये सब चीज़ें का कंजम्पशन आपके यूट्रस के, आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत इम्पैक्ट डालता है। अच्छा, हाँ। तो सबसे पहले अगर फीमेल एक किसी भी तरीके का ऐसा सब्सटेंस कंज्यूम कर रही है तो उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ सबसे पहले खराब होती है। तो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होता है, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती है, प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस में प्रॉब्लम आती है। तो मैं ये कहूँगी कि जो भी प्लानिंग कपल्स आगे सोच रहे हैं, प्लान करने का सोच रहे हैं, तो हमेशा ये याद रखिए कि आपके बच्चे को उस यूट्रस में आना है, और उस यूट्रस का फर्टाइल होना, हेल्दी होना बहुत जरूरी है। सो बहुत समय से पहले से, मतलब मैं तो कहूँगी कि जितना कम हो सके इस चीज का सेवन करिए। बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत हेल्दी चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आजकल तो लोग सिर्फ अपने ऊपर एक सोशल टैग के लिए काम कर, ये सब चीजें करते हैं कि कूल बनने के लिए कि हम सोसाइटी में जाएंगे तो हम ड्रिंक नहीं करेंगे तो हमें लोग सोचेंगे अरे स्टेटस सिंबल हो गया आजकल। तो पहली बात तो ये चीज किसी भी तौर से अच्छी नहीं है। ठीक है, सात्विक भोजन की हम बात कर ही चुके हैं, तो किसी भी तरीके से एक सात्विक भोजन तो है नहीं, सात्विक आहार नहीं है। तो इस चीज का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। और अगर आप इनकेस आप कर भी रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आपकी बॉडी को उतना डिटॉक्स हो जाना चाहिए कि जब वो बच्चा आएगा आपके गर्भ में तो आपका गर्भ एक हेल्दी गर्भ हो, एक हेल्दी यूट्रस हो, तभी उस बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस होना, मिसकैरेजेस होना, कंजेनाइटल डिजीजेस का होना बहुत कॉमन हो गया आजकल, और सिर्फ वो यही रीज़न है उस चीज़ का। पोस्टपार्टम है ना, एक तो ये सबसे पहले व्यूअर्स को आप बताइएगा कि ये कौन सा पीरियड होता है और इसमें कैसे उस पीरियड को कैसे हैंडल करना चाहिए। हाँ जी। सो जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है वो डिलीवरी के बाद के 4 से 6 हफ्ते का टाइम जिसे हम कहते हैं, वो पोस्टपार्टम पीरियड होता है, जिसमें मदर की बॉडी में अगेन एक बहुत हाई लेवल ऑफ हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं। अच्छा। क्योंकि अभी तक आपकी बॉडी प्रिपेयर थी एक बच्चे को न्यूट्रिशन देने के लिए, एक बच्चे को वूम्ब में, यूट्रस में रखने के लिए। फिर जब वो बच्चे की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद बॉडी में अगेन एक हार्मोनल फ्लक्चुएशन आता है, हार्मोनल चेंज आता है, जो तकरीबन 4 से 6 हफ्ते का रहता है। अब इस 4 से 6 हफ्ते में जब हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो रही हैं
तो जाहिर सी बात है कि कुछ फिजिकल चेंजेस आएंगे बॉडी में, कुछ इमोशनल चेंजेस आएंगे, कुछ मेंटल चेंजेस आएंगे, साथ ही साथ न्यूबॉर्न भी है, अब हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो ऑटोमेटिकली माइंड में बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि मैं उसका कैसे अच्छे से ध्यान रखूं, क्या मैं मदर्स के मन में क्वेश्चन उठने लगता है कि क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाऊंगी, क्या मेरा बच्चा यहाँ हेल्दी है, मैं उसका अच्छे से ध्यान रख रही हूँ या नहीं रख रही। तो ये सारी चीज़ों में ना बहुत सी एंग्जाइटी, बहुत सा फियर डेवलप होने लगता है मदर को, और इस फेज को हम पोस्टपार्टम ब्लूज या बेबी ब्लूज के नाम से जानते हैं। अच्छा। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि इस दौरान अगर मदर को एक मेंटल और इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है तो यही टाइम आगे जाके पोस्टपार्टम डिप्रेशन में बदल जाता है। अच्छा। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन एकदम से नहीं आता है कि आपने बच्चा डिलीवर किया और एकदम से आपको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया। इट डजंट हैपन लाइक दैट। शुरुआत होती है छोटी सी एंग्जाइटी से, छोटे से फियर से, डर से कि क्या मैं अपने बच्चे का ध्यान अच्छे से रख पा रही हूँ, क्या मैं ब्रेस्ट फीड करा पा रही हूँ अच्छे से, क्या मेरे बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो रही है, उसको तबीयत ठीक है। और सेकेंडली आप देखो 9 महीने जो एक मदर के ऊपर अटेंशन रहती है पूरी, वो ऑटोमेटिक एकदम से शिफ्ट हो जाती है बच्चे के ऊपर। बिल्कुल। जैसे बच्चा डिलीवर हुआ, अब मदर को कोई नहीं पूछता, सीधा अपनी मतलब कि हाँ जी, पूरी प्रायोरिटी बच्चा रहता है, खुद की प्रायोरिटी तो वो भूल ही जाते हैं। एग्जैक्टली। तो एक वो चीज आ जाती है कि जहाँ तो मुझे अभी तक सारा अटेंशन मिल रहा था, अब सडनली अटेंशन वहां चला गया। तो ये ना बहुत मिक्स्ड इमोशंस होते हैं मदर के। तो इस दौरान फैमिली का रोल, और मैं कहूँगी सबसे ज्यादा पार्टनर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंस रखता है ड्यूरिंग दिस फेज। कि अगर आपने मदर को इस फेज में थोड़ा सा कंफर्ट कर दिया, थोड़ा सा उनको एश्योरेंस दे दिया कि सब ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें बहुत अच्छी मदर हो, और तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी फैमिली यहाँ खड़ी हुई है, तो वो फेज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। और जहाँ वो कुछ सिनेरियोज आते हैं जहाँ पे ये सब सपोर्ट सिस्टम मदर को नहीं मिलता है, और वो फियर, वो एंग्जाइटी बढ़ता रहता है, फिर वो जाके कन्वर्ट हो जाता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन में। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन हमने ना बहुत ही कॉमन सी टर्म बना ली है कि मदर को लगता है कि अच्छा पोस्टपार्टम के बाद डिप्रेशन होना ही होना है। और फैमिलीज भी इस चीज को इग्नोर करते हैं कि हो जाएगा, कुछ समय के बाद ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको अगर आपको वो शुरू के 4 से 6 हफ्ते अगर आपने अच्छे से काम कर लिया, अपनी थोड़ी हेल्थ पे काम किया, थोड़ा इमोशनली काम किया, तो वो फेज बहुत प्यारा फेज है। आपका न्यूबॉर्न आया है आपकी लाइफ में, घर में इतनी खुशियां लेकर आया है, इस दुनिया को बदलने आया है, वो एक डिवाइन सोल है। आप ये सोचिए कि वो कोई डिवाइन सोल है, ठीक है, तो इस दुनिया में आया है तो कुछ अच्छे के लिए आया होगा, है ना, तो उसकी खुशी मनाइए। सो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है मदर के लिए। एक तो प्रेगनेंसी डाइट, ठीक है, एक होता है पोस्टपार्टम डाइट, तो इनमें कुछ चेंजेस होते हैं डाइट में? तो डाइट में ना मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे मदर्स का, बहुत सारे लोगों का कुछ मिसकंसेप्शंस रहते हैं डाइट को लेके। बहुत जगह मैंने बहुत तरीके के मिथ सुने हैं कि प्रेग्नेंट मदर को ये नहीं खाना चाहिए, या जब मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है उनको ये कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए ना, चना छोले सब कहा जाता है करके। तो कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को रिगार्डिंग द प्रेगनेंसी डाइट एंड पोस्टपार्टम डाइट ऑल्सो, कि सबसे पहले आप अपनी जो आपकी प्लेटर है, जो आप प्लेट में खा रहे हैं, उसके आपको न्यूट्रिशंस को चेक करना है। अच्छा। आपको न्यूट्रिएंट्स चेक करने हैं। देखो हर प्रेग्नेंट मदर की ना 300 से 500 की एक्स्ट्रा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और जो कि और 300 कैलोरीज और बढ़ जाती है ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम, क्योंकि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, ठीक है। तो बॉडी में ऑटोमेटिकली कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, सो देयर इज नो डाउट इन दैट। तो भूख लगेगा, ठीक है, भूख लगना नॉर्मल सी बात है, कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। अब प्रॉब्लम आती है कि दाल ले ली, सब्जी ले ली, रायता ले लिया, एक या दो रोटी ले ली, अब और भूख लगेगी। तो हम जाते हैं किचन में और 2 रोटी और ले लेते हैं, या चावल है तो थोड़े से चावल और ले लिया। हम कभी ये नहीं सोचते कि देखो वो तो कार्बोहाइड्रेट्स है, वो तो हमने खा लिया, अब हमें प्रोटीन भी तो खाना चाहिए, तो क्यों ना हम एक कटोरी दाल की बजाय 1 कटोरी और दाल खा लें।
या हम थोड़ी सी सब्जी और ले लें, फ्रूट्स खा लें, या फ्रूट्स खा लें, या सैलेड्स खाएं, बिल्कुल है ना। तो वो अपनी प्लेटर का ना न्यूट्रिशन आपको बैलेंस करके चलना है, जिसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। हाँ जी। तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही चीज पे फोकस नहीं करना, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पर ही फोकस नहीं करना। You have to focus a lot on protein because protein आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, और साथ ही साथ आपके पोस्टपार्टम में भी बॉडी की रिकवरी के लिए प्रोटीन का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। तो हम और सबसे ज़्यादा लैकिंग हम क्या करते हैं, प्रोटीन में करते हैं। बिल्कुल हम प्रोटीन ही नहीं खाते हैं। तो मैम जैसे डाइट में ना लोग ना क्या करते हैं कि ना कॉफी पीने लग जाते हैं, ब्लैक कॉफी पी ली, डाइट में काउंट होती है, तो इसका भी कोई फर्क पड़ता है? देखो कॉफीन भी कैफीन ही है, चाय और कॉफी में कैफीन है, वो भी एक तरीके का एडिक्शन ही होता है, ठीक है। सो अब मैं अपने व्यूअर्स को ये नहीं कहूंगी कि आप चाय कॉफी पीना एकदम बंद कर दो, अगर आप पीते आ रहे हैं तो इट्स ओके, बट उसकी लिमिटेड क्वांटिटी आपको लेनी है, और ये आपके डॉक्टर्स भी आपको एडवाइस करेंगे। सो अगर आप दिन में 4-5 कप टी या कॉफी ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको वो कम करना होगा। कुछ डाइटिशियंस या कुछ डॉक्टर्स तो आपकी प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए शायद बंद भी करा दें, क्योंकि कुछ केसेस में अगर लगता है कि कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं, या वो हेल्दी नहीं है अभी फिलहाल बच्चे की हेल्थ के लिए या मदर की हेल्थ के लिए, तो शायद उन्हें बंद भी करना पड़ सकता है। बट ऑन एन एवरेज अगर आप बहुत टाइम से लेते आ रहे हैं और आपको लगता है कि आप नहीं छोड़ पाएंगे, तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि 1 कप मैक्सिमम आप ले सकते हैं, बट बहुत ज्यादा एक्सेस में नहीं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो लाइक यू नो कैफीन इनटेक, इट्स नॉट गुड फॉर ना ही मदर की हेल्थ के लिए ना ही बच्चे की हेल्थ के लिए। तो जो मैम बनने वाले हैं, पेरेंट बनने वाले हैं, अभी बने नहीं हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो एडवाइस उनको जब वो पेरेंट बन जाए उनके लिए हेल्पफुल रहे? तो ऐसे क्या एडवाइस? तो मैं सबसे पहली एडवाइस जो अपने हर प्लानिंग कपल को देती हूँ, जो भी प्लान कर रहे हैं, सबसे पहली एडवाइस मेरी ये रहेगी कि आप प्लीज़ इसको किसी भी तरीके के सोसाइटी प्रेशर या फैमिली प्रेशर या इस तनाव में आके मत लीजिए कि अच्छा अब शादी हो गई है तो अब हमें बच्चा नेक्स्ट हमें अब स्टेप आके बच्चा ही करना है, तो उसको इस तरीके की सोच के साथ मत करिए। सेकेंडली, ये बहुत ही डिवाइन प्रोसेस है, तो इसको प्लीज़ किसी भी तरीके की काम वासना या किसी भी तरीके की फिजिकल इंटीमेसी को ना ध्यान में रखते हुए आप इस चीज़ को इस तरह से प्लान करिए कि आप एक डिवाइन सोल को इस दुनिया में लेकर आ रहे हैं, आप एक बहुत ही प्यारा सा क्रिएचर बना रहे हैं, आप एक बहुत ही प्यारे से सोल को इस दुनिया में लेकर आ रहे हैं। तो ये प्रोसेस बहुत ही इट्स अ डिवाइन प्रोसेस, ठीक है। तो इसको किसी भी तरीके का उस माइंडसेट से नहीं करना है कि फैमिली का प्रेशर है या सिर्फ एक फिजिकल इंटीमेसी है, नहीं। आपको आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि आज जो ये बच्चे को मैं जन्म दूंगी, जिस बच्चे का निर्माण मैं कर रही हूँ, क्रिएट मैं कर रही हूँ, ये आगे आने वाले समय में इस दुनिया को सर्व करेगा, इस दुनिया को और एक बहुत बेहतर सोसाइटी को बहुत बेहतर जगह बनाएगा। तो उस पर्पस के साथ यस, तो आपका जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस वो होना चाहिए कि यू आर गोइंग टू गिव बर्थ टू अ डिवाइन सोल। आपका जब मन में ये विचार होगा ना कि ये आगे आने वाला जीव एक विजनरी जीव होगा या एक लविंग केयरिंग सोल होगा जो आगे आने वाली इस दुनिया को बेहतर जगह बनाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका थॉट प्रोसेस उस हिसाब से चलने लगेगा। तो मैम हम कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे थे, तो बेसिक रीजंस क्या होते हैं कॉम्प्लिकेशंस आने के? मतलब एक तो खाना पीना तो चलो हो ही गया, बेसिक क्या और रीज़न होते हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं? कॉम्प्लिकेशंस आने के बहुत तरीके के रीजंस हो सकते हैं। देखिए, जैसे हमने पहले ही बात किया है कि अगर आपके यूट्रस अगर मदर का यूट्रस हेल्दी नहीं है तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। हमने बीज की बात करी थी, तो बीज की अगर हम बात करें तो मेल का स्पर्म और फीमेल का एग, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक फीटस बनता है जो कि आगे जाके एक बच्चा के रूप में कन्वर्ट होता है। तो अगर क्वालिटी ऑफ स्पर्म या क्वालिटी ऑफ एग अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो ऑफ कोर्स कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस हैं। उसके साथ साथ हमने कहा था ना, किसान खेती जब करता है तो खाद किस तरीके की डालता है, तो अब खाद में सेम गोज फॉर द मदर कि मदर किस तरीके की एक्टिविटीज करती है। तो सिर्फ न्यूट्रिशन पे नहीं हम काम करें कि मदर की ओवरऑल एक्टिविटीज पे भी, अगर मदर का स्ट्रेस ले रहे हैं
तो ऑटोमेटिकली मैंने कितने केसेस ऐसे देखे हैं, यू नो कि इनिशियल डेज ऑफ प्रेगनेंसी है एंड मदर इज वेरी स्ट्रेसफुल एंड समहाउ इट लीड्स टू मिसकैरेज, क्योंकि या तो मदर कॉन्फिडेंट नहीं थी अपने ऊपर कि मैं, कई बार पता है, कई बार ऐसा भी थॉट आता है, मैं आपको बहुत ही सरप्राइजिंगली ये बात बताऊंगी कि कुछ कई बार ऐसे केसेस देखे गए हैं कि इट्स अ अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, फॉर एग्जांपल उन्होंने नहीं प्लानिंग किया और वो जब भी हस्बैंड और वाइफ आपस में बात कर रहे हैं ना, हमें तो ये नहीं चाहिए था, अब हम क्या करें, हमें तो नहीं, हम ये अब कैसे होगा, हमें तो नहीं चाहिए। अब मैंने कहा ना, अभिमन्यु तो सब सुन रहा है अंदर, है ना, तो बच्चे के अंदर क्या भाव आएंगे कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे चाहते ही नहीं, मैं तो शायद इस दुनिया में आने के लायक ही नहीं हूँ, मुझे तो, मेरा तो वेलकम ही नहीं हो रहा है इस दुनिया में, तो that also leads to miscarriage। तो हम नॉर्मल प्रेगनेंसी और एक आईवीएफ प्रेगनेंसी, इनमें डिफरेंस क्या होता है? और जितना मैंने सुना है कि सुनने में आया है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी थोड़ा ज़्यादा रिस्की होती है, तो ये रिस्की क्यों होती है? सो नॉर्मल प्रेगनेंसी तो हमारी नॉर्मल कंसीविंग है, हाँ जी, जो हमारा नॉर्मल तरीके से हम लोग होता है वो नॉर्मल कंसीविंग हो जाती है। आईवीएफ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि मदर या फादर में किसी में भी कोई भी फॉल्ट हो सकता है, कमी हो सकती है, तो किसी भी कमी की वजह से एक नॉर्मल कंसीविंग नहीं हो पा रही है, मतलब या तो कंसीविंग नहीं हो पा रही है, वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, या फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है बट वो यूट्रस में रुक नहीं रहा है, कोई भी एनी कॉम्प्लिकेशन, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो रही है कि जिस वजह से वो फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है। तो उस केसेस में आजकल हमारे पास फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स हैं, आईवीएफ एक्सपर्ट्स हैं, जो मेल का स्पर्म, फादर का स्पर्म और मदर का एग लेके एक बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसको फर्टिलाइज कर रहे हैं। क्योंकि कुछ रीजन की वजह से शायद मेल का जो स्पर्म है वो इतना मोबाइल नहीं है कि वो एग तक पहुंच पा रहा है, ओवम तक पहुंच पा रहा है, फर्टिलाइज कर पा रहा है, या शायद जो मदर का ओवम है वो शायद इतना रिएक्टिव नहीं है कि वो अटैच हो पा रहा है, नो, कुड बी एनी रीजन। तो जो हमारे फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स होते हैं, आईवीएफ एक्सपर्ट्स होते हैं, वो बाहर की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उस एग और उस स्पर्म का एक फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, फिर उसको फर्टिलाइज करा के मदर के यूट्रस में अटैच करते हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है आईवीएफ। अब बिकॉज ये एक प्रोसेस एक एक्सटर्नल प्रोसेस है, तो ऑटोमेटिकली इसमें एंड इट इज कॉल्ड एज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, ठीक है, अच्छा, हाई रिस्क बोलते हैं इसको। तो इस ऑटोमेटिकली ये जो चीज आ जाती है आपकी आईवीएफ में, आपके इसलिए रिस्क चांसेस बढ़ जाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है, बिकॉज जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो बाहर हुआ है, बाहर से, फिर उसको आपको अटैच किया गया है यूट्रस में, राइट। So that is why it is termed as complication, क्योंकि ये एक नॉर्मल तरीके से या नेचुरल तरीके से नहीं किया गया, ठीक है, तो इसलिए इसमें रिस्क कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो इसमें ज्यादा किस चीजों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है? वो देखो, इस के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो तो जो आपकी फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स होते हैं, जो आपके वो होते हैं, वो आपको बहुत डिटेल में बताते हैं, बट मोटा मोटा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जर्की मूवमेंट्स नहीं करने, इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी प्लासेंटा की पोजीशन कैसी है, बहुत ज़्यादा लो लाइंग प्लासेंटा तो नहीं हो रहा है, बहुत केसेस में मदर्स को बेड रेस्ट दिया जाता है, ताकि यू नो किसी भी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन ना डेवलप हो। तो इसमें जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में डॉक्टर को इतने टाइम के बाद चेकअप कराने बोलते हैं कि आप इतने टाइम के बाद आ जाना दिखाने के लिए, तो इसमें आईवीएफ में ज्यादा बार नहीं, आईवीएफ में भी आपको रेगुलर चेकअप्स रखने पड़ते हैं पहले, लेकिन देखो आईवीएफ में क्या होता है, अब ऐसा नहीं है कि आपने आईवीएफ किया और फर्स्ट आईवीएफ आपका सक्सेसफुल हो गया, कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं कि 3-3, 4-4, 5-5 बार उन्होंने फर्टिलाइज करवा के अटैच किया है, बट प्रेगनेंसी नहीं आई है, कंसीविंग नहीं हो पाई है, तो ऐसे भी केसेस हुए हैं। तो ऐसे नहीं है कि आपने एक बार आईवीएफ करवा लिया एंड दैट इज 100% और बस फिर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई। आईवीएफ कराने के बाद भी आपको पहले ये चेक करना है कि वो कंसीविंग हुई है कि नहीं हुई है, क्या वो आईवीएफ सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। वंस यू गेट टू नो कि वो आईवीएफ सक्सेसफुल हो गया है, कंसीविंग हो गई है, उसके बाद फिर आपकी जर्नी स्टार्ट होती है एज अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, बट उससे पहले आपकी जर्नी इसी में रहती है कि वो सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैम, लोग कोशिश करते हैं कि हमें इजी हमारा जो लेबर है वो इजी हम कर पाए, ठीक है ना, उसमें हमें ऑपरेशन के थ्रू या
कॉम्प्लिकेशंस ना क्रिएट नहीं, हो, तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज अगर आप प्रेफर करना चाहिए? हाँ, तो एक्सरसाइजेस का पहले हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है कि एक्सरसाइजेस की नीड क्यों आई है। हाँ जी। एक्सरसाइज की नीड आई है हमारे लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए। हाँ अगर आप 30-40 साल पहले का समय देखें, हाँ जब शायद हम लोगों ने जन्म लिया होगा या हाँ हमारी जी। मदर्स हमारे उस टाइम पे प्रेग्नेंट हुई होंगी, हाँ तो हार्डली कोई ऐसा केस होता था जो सिजेरियन हुआ होता था। मोस्टली 95% केसेस वर नॉर्मल। नॉर्मल हाँ डिलीवरी। जी। ठीक है, क्यों? बिकॉज उस टाइम पे मदर्स बहुत एक्टिव थी। हाँ जी। वो घर पे भी, बाहर भी काम करती थी, घर के भी घर पे काम भी करती थी, करते हैं। बट उनका जो एक्टिविटी लेवल था वो बहुत हाई लेवल था। हम्म, तो उनको किसी भी तरीके की अलग से ऐसे एक्सरसाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, क्योंकि पड़ी। उनका ऑटोमेटिकली जो पूरा बॉडी था ना वो इस तरह से काम कर रहा था। हर टाइम बिजी। हाँ हाँ, और बिजी भी, फिजिकली बिजी। फिजिकली। हाँ ठीक जी, है, आजकल physically। लोग मेंटली ज्यादा बिजी हैं, नहीं, फिजिकली कुछ नहीं physically, करते। हाँ जी। लैपटॉप पे बैठ के नहीं 10-10 नहीं, 12-12 घंटे तक वेब सीरीज देख रहे हैं। काम करते रहते हैं या जो भी है, हाँ। बट दे आर ऑक्यूपाइंग विद देयर माइंड, बट दे आर नॉट मूविंग देयर बॉडी। बिल्कुल। एंड थैंक्स टू वर्क फ्रॉम होम, पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत उठ के पार्किंग तक गाड़ी लेके चले जाते हाँ थे जी, और ऑफिस में जाते थे, सही अब तो बात। वो भी नहीं करना, हाँ। है ना। सो लाइफस्टाइल इतना बिगड़ चुका है हमारा कि एक्सरसाइज की नीड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाँ। अब जो एक्सरसाइज की हम बात करें, लेबर एक्सरसाइजेज हो गई, स्मूथ डिलीवरी की, जैसे आपने हाँ कहा जी, कि हाँ नॉर्मल जी। डिलीवरी के लिए या सिजेरियन से बचने के लिए, तो देयर आर सेट ऑफ एक्सरसाइजेज जो हम अपने मदर्स को करवाते हैं, अच्छा। जिनमें एक स्क्वाट्स स्क्वैट्स हम हाँ करवाते हैं, जो हाँ। कि बहुत ही मेजर रोल प्ले अच्छा करता है। अच्छा। क्योंकि उससे पेल्विक स्पेस अच्छा इम्प्रोवाइज होता है ओके। और नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करता है। हाँ। प्लस जब हम स्क्वाट्स करते हैं ना, हाँ हाँ तो हाँ। वो ग्रेविटी असिस्टेड एक्सरसाइज है। हाँ जी। तो ग्रेविटेशन जो पुल है ना, वो ऑटोमेटिकली काम करता है बच्चे को ओके, अपनी तरफ खींचता है। अपनी तरफ खींचता है डाउन लाने के लिए। हाँ। उसके साथ साथ हम पेल्विक रोटेशंस पे बहुत काम करवाते हैं अच्छा। मदर्स को। हाँ। पेल्विक रोटेशंस मतलब जो हमारा पेल्विस होता है उसको मूव करना, ताकि ऑटोमेटिकली उसमें स्पेस बने, ओके उसमें ओके। जगह बने और बच्चे की डिलीवरी स्मूथ हो जाए। हाँ अच्छा। आजकल हम बर्थिंग बॉल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखी होंगी एक्सरसाइज देखिए, बॉल्स, बिल्कुल देखे बर्थिंग हैं। हाँ बॉल्स। जी। तो वो हेल्प करता है मदर्स को एक अच्छे से स्टेबल करने में, हाँ, रिलैक्स करने में। ठीक है। आजकल आप जाएंगे हर हॉस्पिटल के लेबर रूम में हाँ। बॉल्स जरूर रहती हैं, सो दैट मदर्स कैन सिट ऑन इट। थोड़ा सा उन पे हॉपिंग करती हैं, थोड़ा सा रोटेशंस करती हैं, तो वो स्पेस बनाता है और वो एक प्रोसेस को इजी कर देता है। अच्छा। तो एक्सरसाइजेस तो बहुत जरूरी हैं, पर आज के समय में जरूरी इसलिए ज्यादा हो गई हैं क्योंकि मदर्स इन जनरल कुछ नहीं कर रही हैं। सो दैट्स व्हाई वो एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मैम, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई के लिए अगर जिससे सप्लाई बढ़े, तो उसके लिए डाइट में क्या ऐड ऑन करना चाहिए, और उसके लिए कोई एक्सरसाइज वगैरह भी अगर आप रिकमेंड करना चाहें तो? जो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग मैकेनिज्म होता है ना, हाँ हमें जी। सबसे पहले ये समझना है कि इट इज़ अ वेरी नेचुरल मैकेनिज्म। ठीक है, हम्म। आपकी बॉडी ने 9 महीने तक आपके बच्चे को आपके अंदर वूम्ब में रखा है। इट इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, सो जब आपके बच्चे का जन्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जब नेचर ने 9 महीने आपके बच्चे का ध्यान रखा है, तो नेचर आपको एकदम से तो खाली नहीं छोड़ देगा कि अब आप तुम खुद ही संभालो, अब मेरा कोई काम नहीं है। सो यहाँ पे मदर सोचती है कि ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही बड़ा टास्क है, जैसे अच्छा। बहुत ही बड़ा काम है, बट वो ये नहीं समझती कि ब्रेस्ट फीडिंग इज अ कम्प्लीटली नेचुरल प्रोसेस। सो अगर आपकी बॉडी ने 9 मंथ्स आपके बेबी को रखा है, तो देन द बॉडी इज दैट मच केपेबल कि वो आपके बच्चे को न्यूट्रिशन भी पहुंचाए। तो ब्रेस्ट फीड तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चे के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए, उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए। अच्छा। कि वो जिस दुनिया में आया है वो एक बहुत ही सिक्योर्ड सी जगह है, बहुत ही सिक्योर प्लेस है, बहुत ही वार्म जगह है। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ब्रेस्ट फीडिंग कोई टास्क नहीं है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस और ये ऑटोमेटिकली होगा। बट ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम कब आती है, जब हम मदर्स ऑटोमेटिकली अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगती हैं, जब वो सेल्फ डाउट करने लगती हैं कि क्या मैं कर पाऊंगी। आप क्यों नहीं कर पाओगे? दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। आपके माइंड में ये थॉट ही क्यों आ रहा है कि आप नहीं कर पाओगे? लोगों के माइंड में, मदर्स के माइंड में थॉट आता है कि क्या मेरी मिल्क सप्लाई इनफ होगी, क्या मेरे बच्चे को न्यूट्रिशन इनफ मिलेगा?
ऑफ कोर्स मिलेगा। आपकी बॉडी इतनी कैपेबल है कि उसने पूरे बच्चे को 9 मंथ तक इतने से एक बीज से लेके पूरा एक बच्चे की फॉर्मेशन किया है, ठीक है, तो एक जीव बनाया है पूरा। तो आपकी बॉडी उतना तो कैपेबल है कि आपके बच्चे को एक अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। सो जब हम बात करते हैं ना कि ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे एनहांस किया जाए, तो अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट में एक हेल्दी बैलेंस डाइट, ऑफ कोर्स आपकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट बढ़ जानी चाहिए, आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट उसमें बढ़ जानी चाहिए। मिल्क आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स थोड़ा मिल्क कंजम्पशन आपका ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाना चाहिए। बट अगेन आई वुड से कि डाइट शुड बी अ बैलेंस डाइट। प्लीज़ अपनी डाइट पे काम करिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स मिस कर देती हैं वो है वाटर इनटेक। हाँ बिल्कुल, आपका वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, कम से कम 3 से 5 लीटर। अच्छा 3 से 5 लीटर, क्योंकि जो आपका ब्रेस्ट फीडिंग जब आप करवाते हो ना तो बॉडी में बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाता है। सो मदर्स को बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन फील होने लगता है, और आपका जो ब्रेस्ट मिल्क होता है दैट हैज वाटर आल्सो। ओके, तो इसलिए जब आप देखते हैं कि 6 महीने तक हम अपने न्यू बॉर्न को ना पानी पिलाएंगे ना कुछ नहीं चाहिए होता, न्यू बॉर्न को कुछ चाहिए ही नहीं होता अदर देन ब्रेस्ट फीड, बिकॉज उसी में वाटर भी है, उसी में कार्बोहाइड्रेट्स भी है, उसी में प्रोटीन भी है, उसी में कैल्शियम, सब कुछ उसी में ही है। तो मदर का हाइड्रेशन लेवल भी बहुत अच्छा होना चाहिए, मदर की बैलेंस डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। और हम बात करें कि मिल्क सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, अपने बच्चे के लिए कुछ लविंग थॉट्स होने चाहिए कि मैं एक कॉन्फिडेंट मदर हूँ और मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकूँ। तो वो थॉट प्रोसेस अगर आपका होगा ना कि एक नेचुरल प्रोसेस है, मैं एक कॉन्फिडेंट मदर हूँ और मैं अपने बच्चे को एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हूँ थ्रू माई ब्रेस्ट फीड, तो ऑटोमेटिकली ये जो जर्नी है आपके ब्रेस्ट फीडिंग की ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएगी। मैम मैंने कहीं पे सुना था, देखा ही था कि ऐसा एडवाइस किया जाता है मदर को कि वो अपने न्यू बॉर्न बेबी को ना अपने चेस्ट से लगा के रखे, वो थोड़ा कनेक्टेड फील कर पाते हैं, बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसके बारे में, इसको कैंगरू थेरेपी कहते हैं। अच्छा, तो चेस्ट टू चेस्ट कांटेक्ट हम करवाते हैं न्यू बॉर्न्स का। सो दिस इज बेसिकली टू हैव एन इमोशनल बॉन्ड। और वेस्टर्न कल्चर्स में तो ये बहुत ही कॉमन है कि जब भी न्यूबॉर्न होगा तो उसको सीधा दे दिया जाएगा मदर को टू हैव अ चेस्ट टू चेस्ट कांटेक्ट। और कुछ रिसर्चेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि जैसे प्री मैच्योर बेबीज हुए हैं, या बेबीज कुछ किसी एबनॉर्मलिटीज के साथ बॉर्न हुए हैं या किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन के साथ डेवलप हुए हैं, तो उनको मदर के चेस्ट कांटेक्ट भी दिया गया है। अच्छा, एंड उन बच्चों ने बहुत ही जल्दी रिकवर भी किया है। एंड दिस वाज बीइंग डन, देयर आर सो मेनी स्टडीज एंड रिसर्चेस जो हुई हैं इस चीज पर। अच्छा, उन्होंने ये दिखाया है। तो इसको बहुत ही प्यारी सी ये थेरेपी होती है जो कि कराई जाती है मदर और चाइल्ड के बीच। तो कई बार ना देखा गया है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो काफी कमजोर होते हैं, है ना, तो उनको कैसे उनकी बॉडी में उनको ट्रांसफॉर्म किया जाए, थोड़ा हेल्थी बनाया जाए, उसके लिए क्या करते हैं? सो देखो, न्यूबॉर्न अगर किसी तरह की इस तरह से बॉर्न हुए हैं जिनमें कुछ कॉम्प्लिकेशन या कुछ कमज़ोर रहे हैं या कुछ प्री मैच्योर डिलीवरीज हुई हैं, तो उसके लिए तो सबसे पहले जो हमें काम करना होता है वो मदर और बच्चे के आपस का जो बॉन्ड करना होता है, वी हैव टू वर्क ऑन दैट। ब्रेस्ट फीडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। मदर शुड वेरी मच फोकस ऑन ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ दैट चाइल्ड, ताकि उसको जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है उसकी वो पूरी होती रहे। उसके साथ साथ कोई भी अगर बच्चा इस तरह से कमज़ोरी से या प्री मैच्योर डेवलप हो रहा है तो उनको एक प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल हमारे पास स्पेशलाइज्ड निकूज होते हैं, नियोनेटल आईसीयूज, जहाँ पे इस तरह के बच्चों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाता है एक मेडिकल गाइडेंस के थ्रू। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्री मैच्योर बच्चा बॉर्न हुआ है, तो जैसे हमारी फुल टर्म प्रेगनेंसी होती है 37 वीक्स की, टोटल 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है, बट 37 वीक्स पे कहा जाता है कि आप प्रेगनेंसी फुल टर्म हो गई है, नाउ द बेबी कैन बी डिलीवर्ड एनी टाइम। कुछ बच्चे 37 वीक पे होते हैं, कुछ 39 पे, कुछ 40 पे। बट अगर 37 वीक से पहले बच्चा डिलीवर हो रहा है तो उन केसेस को कहा जाता है प्री मैच्योर डिलीवरी।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप 32 या 31 वीक्स पे बच्चा डिलीवर हो गया, हाँ तो वो जी। बच्चा ऑटोमेटिकली कमजोर होगा, हाँ, क्योंकि उस बच्चे की वो फॉर्मेशन कंप्लीट ग्रोथ नहीं हुई पूरी है, नहीं ग्रोथ हुई। पूरी नहीं हुई है। हाँ। 37 वीक्स तो अभी 4-5 हफ्ते और बिल्कुल, होने थे हाँ जी, उसको। हाँ जी। सो निकू जो होते हैं हाँ। उसमें उस तरीके का मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं और उस तरीके का वो अच्छा। एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर उन बच्चों को दिया जाता है जहाँ पे वो अपनी रिमेनिंग 4 हफ्ते की ग्रोथ को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो उस तरह के बच्चों को डायरेक्टली घर नहीं भेजा जाता है। हाँ। मदर के कंसेंट के साथ, फादर के कंसेंट के साथ और मेडिकल गाइडेंस में, जहाँ पे आपके पेडियाट्रिशियंस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, पूरी मेडिकल टीम होती है, उनकी गाइडेंस में उन बच्चों को ट्रीट किया जाता है। और ताकि वो अपना समय जो इनसाइड द वूम्ब रखते, वो उनको फिर एक आउटसाइड के एनवायरनमेंट में प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब कि उनकी जो ग्रोथ रह गई थी वो कंप्लीट कराई जाती है। ठीक है मैम। जैसे मैंने कई बार सुना भी है कि या तो हाथ उठा ले, जोर से बोल। अच्छा ठीक है, सॉरी। तो मैम मैंने कई बार सुना भी है कि 35 एज के बाद अगर आप प्लान करते हैं बेबी तो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं, ठीक है। एक तो क्या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं, और दूसरा कि बेस्ट एज कौन सी होती है मतलब कि बेबी प्लान करने की। सो इसको पहले हम ये समझते हैं कि हमारी जो एक फीमेल बॉडी होती है वो कैसे काम करती है, उसमें किस तरीके के चेंजेस आते हैं। सो एक फीमेल की बॉडी में अगर हम रिप्रोडक्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो तकरीबन 13-14 साल की उम्र में एक हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जहाँ पे जो गर्ल्स होती हैं उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद तकरीबन हम देखा जाए तो 25-26 साल की उम्र में उनके जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है, वो बहुत अच्छी हाई पीक पर होती है, जहाँ पे कंसीविंग के चांसेस, फर्टिलिटी बहुत उनकी अच्छी होती है, पीक होती है, एंड ऑटोमेटिकली रिप्रोडक्शन में उनको बहुत हेल्प मिलता है। उसके बाद अगेन बॉडी में चेंज आता है तकरीबन 30-40 की एज में, 37-40-45 इस दौरान की एज में, जहाँ पे अगेन बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं और मेनोपॉज आ रहा है। तो माना जाता है कि ये जो 13 साल से लेके 40-45 तक की, जब तक मेनोपॉज नहीं होता, जो फीमेल की बॉडी है उसमें फीमेल इस दौरान रिप्रोडक्शन कर सकती है, कंसीविंग प्रेगनेंसी कर सकती है। अब अगर हम फिर से बात करें वही 30-40 साल पुराने की बात, तो उस टाइम पे क्या होता था कि उस टाइम पे 22-23 साल में शादी हुई, 24-25 साल की एज में बच्चे हो गए, और जब तक के 30 साल के हुए तो एक बच्चा और हो गया और फैमिली कंप्लीट एंड एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। आज की डेट में हैप्पी एंडिंग। आज की डेट में क्या हो रहा है कि शादी भी लेट हो रही है, उसकी वजह से प्रेगनेंसी भी लेट हो रही है। अब हम जब प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हैं 35 की एज में, तो हार्मोनल्स तो हमारी बॉडी में उसी तरीके से काम करेंगे ना जैसे पहले से करते आ रहे हैं। तो भगवान हमारी बॉडी को तो नहीं चेंज कर सकता, तो मेंस्ट्रुएशन भी उसी एज में स्टार्ट होगी, जो रिप्रोडक्शन की पीक होगी वो भी उसी एज में होगी, और जो मेनोपॉज होगा वो भी उसी एज में होगा। अब खिलवाड़ तो हम कर रहे हैं हमारी बॉडी के साथ, हम टाइम से चीजें नहीं कर रहे हैं, दैट इज आवर फॉल्ट, बट दैट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द नेचर, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज बीइंग ऑब्जर्व कि जो प्रेगनेंसीज 35 के बाद हो रही हैं उसमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही है। आप को याद होगा मैंने एक फार्मर, किसान का एग्जांपल दिया था टाइम का। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंसीविंग। सो जो बेस्ट एज रहती है वो आइडियली बिटवीन 25 to 32 की एज रहती है, बिकॉज उस टाइम पे आपकी जो बॉडी के हार्मोन्स हैं, सो दिस इज नॉट, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये साइंस कह रहा है कि आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उस टाइम पे वो पीक पर है, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ उस टाइम पे सबसे ज्यादा अच्छी है, हेल्दी है। जिस टाइम पे आप कंसीविंग करेंगे, जिस टाइम पे आप और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन आप नेचुरल कंसीविंग कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 35 प्लस जहाँ पे लोग हो रहे हैं, कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, कुछ प्रेगनेंसीज अच्छी भी हो रही हैं, देयर इज नो डाउट इन दैट, देयर आर केसेस जहाँ पे बहुत अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसीज भी हो रही हैं, बट देन एट द सेम टाइम वी आल्सो हैव टू कंसीडर कि कॉम्प्लिकेशंस आने के भी चांसेस हो रहे हैं। एंड सेकेंडली कंसीविंग, कॉम्प्लिकेशन तो हो गई कि प्रेग्नेंट हो गए, उसके बाद की कॉम्प्लिकेशन, कंसीविंग में बहुत सारे कंसर्न्स आ रहे हैं, फर्टिलिटी कंसर्न्स आ रहे हैं,
तो जो हमने बात की थी आईवीएफ की, तो अगर हम देखें तो आईवीएफ का मोटा मोटा जो एज ग्रुप होता है वो 35 प्लस में ही रहता है, क्योंकि तब तक लोग ट्राई करते कि शायद हाँ, तो उसके बाद नहीं आती है कंसर्न, तो फिर आईवीएफ के लिए हमें ऑप्ट करना पड़ता है। तो दिस इज ऑल्सो मेडिकली रिसर्च प्रूवन कि 35 प्लस की एज में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। कई बार प्रेगनेंसी ऑल्सो टर्न्स अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, एंड सो इट हैज़ टू बी जो भी प्लानिंग कपल्स है, दे ऑल्सो हैव टू कंसिडर द टाइम ऑल्सो, क्योंकि टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी क्रूशियल फैक्टर। यस, तो हम ये लास्ट क्वेश्चन है, आप जो पेरेंट बनने वाले हैं या पेरेंट बन चुके हैं, पेरेंट का मतलब कि मेल फीमेल दोनों का, ठीक है, और यहाँ इवन फैमिली मेम्बर्स को भी क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सो मैं सबको, चाहे प्लानिंग कपल्स हों, चाहे प्रेग्नेंट कपल्स हों, चाहे न्यू पेरेंट्स हों, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को वो ब्लेस्ड कपल मानिए कि भगवान ने आपको वो ब्लेसिंग दिया है, ठीक है। सो भगवान का शुक्रिया करना कभी मत भूलिए कि यू आर वन ऑफ दोज ब्लेस्ड कपल, यू आर वन ऑफ दोज ब्लेस्ड पर्सन जिनके घर ये एक डिवाइन सोल का जन्म हो रहा है और इस डिवाइन सोल की एंट्री हो रही है, और वो एक ब्लेसिंग के रूप में इसको आप एक्सेप्ट करिए। सेकेंडली मैं कहना चाहूँगी कि जो भी चेंजेस इस दौरान आ रहे हैं आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, आपकी इमोशनल स्टेट में, इन सारे चेंजेस से आप अवेयर होइए और अवेयरनेस के साथ साथ इसको एक्सेप्ट करिए, और एक्सेप्टेंस एक हैप्पीनेस के साथ होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं माइंडफुल प्रेगनेंसी। व्हाट इज माइंडफुल प्रेगनेंसी? माइंडफुल प्रेगनेंसी यही होती है कि जो भी चेंजेस इस दौरान आ रहे हैं, चाहे आप प्लानिंग फेज में हैं, चाहे आप प्रेग्नेंट फेज में हैं, तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं आप उनसे पहले तो अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि मेरी बॉडी में ऐसा होगा, वेट गेन होगा, ठीक है, थोड़े से मूड स्विंग्स होंगे क्योंकि इमोशनल फ्लक्चुएशंस होंगी, ठीक है, और उनको एक्सेप्ट करिए। और एक्सेप्टेंस भी, उसमें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था, ठीक है। साथ ही साथ अपने एनवायरनमेंट पे काम करिए और अपने ऊपर काम कीजिए। अपनी प्रेगनेंसी को सिर्फ एक हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं, बट एक हैप्पी एंड हेल्दी प्रेगनेंसी बनाइए, बिकॉज हमें इस दुनिया में सिर्फ एक हेल्दी बच्चा नहीं चाहिए, बट हमें एक मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग बच्चा भी चाहिए। तो उस चीज़ पे बहुत काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए और अपने आसपास के एनवायरनमेंट में काम कीजिए। हमेशा ये याद रखिए कि जो भी चीज़ है, कोई भी आपके माइंड में डाउट है, कोई भी आपके माइंड में किसी भी तरीके का तनाव है या स्ट्रेस है, तो ये सारी चीज़ें 9 महीने बाद भी रहेंगी, वहीं की वहीं मिलेंगी आपको। सही बात है। आपके बॉस, आपके फैमिली मेंबर्स, आपकी नेटफ्लिक्स की सीरीज, सब कुछ आपको मिल जाएगा 9 महीने बाद, बट ये 9 महीने का टाइम आपके पास दोबारा नहीं आएगा। तो ये 9 महीने का टाइम आपका बहुत क्रूशियल टाइम है, जहाँ पे आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर और अपने बच्चे के ऊपर होना चाहिए, और कुछ नहीं। तो हम इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं और आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। हाँ जी, ये पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। और जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।